हमने देखा ये सरकार तो विज्ञापनों की सरकार है। और ये सरकार 24 घंटा 365 दिन चुनाव लड़ती रहती है। अभी अभी हमने देखा कि इनके विज्ञापन, और अभी अभी बिहार का चुनाव हो रहा था, छठ को लेकर के इन्होंने 12,000 ट्रेनें चला दी। व्यापक प्रचार हुआ, 12,000 ट्रेन चल गई, 12,000 ट्रेन चल गई। यमुना नदी को इन्होंने पूरा साफ कर दिया, एकदम फर्स्ट क्लास हो गई यमुना नदी। आप उसमें जाकर के छठ की पूजा कीजिए। और हकीकत क्या थी कि लोग मरते गिरते किसी किसी तरीके से हत्या वत्या करवा करके अपना किसी किसी तरीके से नहीं पहुंचे, या अपना नहीं पहुंच पाए। और यमुना नदी की भी वही स्थिति थी कि एक तो तालाब बना करके और उसमें पूरा जो कैमरा लगा करके इनको वो माहौल बनाया गया था कि अब मोदी जी तो यमुना नदी का पानी पियेंगे और उसमें छठ बनाएंगे। वही स्थिति इनके ये वेतन आयोग की भी है। एक बड़े क्रांतिकारी कवि हमारे हैं गोरख पांडे जी, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है मैना। मैना को राजा पकड़ के लाता है और उसका पंख कतर के कहता है कि अब तुम उड़ो, पैर तोड़ के कहता है अब तुम नाचो, गला दबा के कहता है कि अब तुम गाओ। और जब कुछ नहीं होता, मैना मर जाती है, तो बहुत गुस्सा आता है और उसका बना करके सूप पी लेता है। वही स्थिति है इनके वेतन आयोग की। वेतन आयोग में भी उन्होंने किया, अभी हल्ला मचाएंगे 18 महीने तक, तो हल्ला मचेबे करेंगे, ये बहुत फायदा हो गया, बहुत फायदा हो गया, हमने हमने कर्मचारियों को बहुत फायदा दे दिया। और अंत में क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। तो खैर, वेतन आयोग बना कम से कम 10 साल के लिए, बिना जो जैसे हुआ कम से कम बनने के लिए, अपना कहने के लिए बनाया तो सही। लेकिन इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, इस देश में जहां सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, ये देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है हमारा किसान, और लगातार इतने लंबे संघर्ष उसने किए, उसके सामने आप जाकर के माफी भी मांगे, घुटने भी टेके, और आपने जो वो उसके शोषणकारी कानून बनाया था, आपने उसको तत्काल वापस भी ले लिया। सवाल है कि उसके लिए भी आप कुछ सोचोगे? विज्ञापन ही सही, कुछ करो, लेकिन कुछ तो करो, कुछ तो बात बनाओ। ये स्वामीनाथन आयोग का वो रिपोर्ट इतने दिनों से ठंडे बस्ते में मैं अपना पड़ी हुई है। तो हम चाहेंगे कि आराधना भार्गव जी इस मुद्दे पर कि वेतन आयोग तो खैर चलो इतने दिनों बाद बनाई, किसानों की भी स्तुति ली जाएगी इस देश में, इस सरकार में, आखिर उनकी बारी कब आएगी? देखिए, देश सबके बिना चल सकता है, पर किसान के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि किसान जो पैदा करता है वह सब खाते हैं, चाहे वो अदानी हो, अंबानी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चपरासी हो, गरीब हो, भिखारी हो, सबको खाने के लिए अनाज चाहिए, और ये अनाज पैदा करने का काम किसान करता है। तो इसकी आमदनी कितनी हो रही है, इसका विकास कितना हो रहा है, इसका परिवार कितना आगे बढ़ रहा है, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, इसका स्वास्थ्य कैसा है, इस पर जांच तो होनी चाहिए। इसके लिए कुछ ना कुछ तो सरकार को करना चाहिए। अभी आप देखिए कि अतिवृष्टि हुई, फसलें खराब हुई, और रोज किसान आत्महत्या कर रहा है, पर सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो हल्ला मचा देंगे कि भाई अगर गेहूं महंगा हो गया तो फिर गरीब आदमी खाएगा कैसे। वो सरकारी कर्मचारी जिनको बेसिक वेतन था 18,000, वह 8वें वेतन आयोग के बाद उसका वेतन हो जाएगा 40,500 से लेकर 51,480 रुपया। तो ये तो उसको तो एक अकेला व्यक्ति कमा रहा है, एक अकेला व्यक्ति नौकरी कर रहा है, और उसका वेतन इतना बढ़ रहा है। किसान के बारे में सोचिए, किसान स्वयं, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसके बेटे, उसके बहू, और वो छोटा सा बच्चा जिसने चलना शुरू किया है, वह बच्चा भी अपनी किसानी को आगे बढ़ाने का काम करता है। अभी आप गांव में चले जाइए, घर में कोई नहीं मिलेगा, वो बूढ़े जो चल फिर नहीं सकते वो मिलेंगे, या बहुत छोटा बच्चा होगा जो 2 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का होगा, वो घर में मिलेगा। बाकी सारा परिवार आपको खेत में मिलेगा। वो 2 साल का बच्चा जिसने चलना शुरू किया है, वो पानी का दादाजी के लिए पीने के पानी का टिफिन ले जाएगा या रोटियां रख के ले जाएगा, पर वो खेत में जाएगा। अभी भुट्टे टूट रहे हैं, सब जाकर देख सकते हैं, पूरा परिवार लगा है,
और उसके बाद स्थिति क्या होने वाली है साहब, क्या मिलने वाला है उसको? वो पूरा परिवार काम करेगा तो 20 रुपया उसको दिन का मिलेगा। तो क्या इस पर सरकार की सोच नहीं होनी चाहिए? वो बुजुर्ग, वो बच्चा जो 2 साल से काम कर रहा है, उसकी भी काम करने की एक क्षमता होगी। 80-85 साल के बाद जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसको पेंशन भी नहीं मिलेगी। और पेंशन क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि तुम्हारे नाम पर खेती है, तुम्हारे नाम पर खेती है। तो वो जो 1000 रुपए 600 रुपए की पेंशन है, वो पेंशन भी वो लेने का पात्र नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे नाम पर जमीन है। क्योंकि शरीर तो उसका काम करते करते थक गया। वो 2 साल से लेकर 80-85 साल तक काम कर रहा है, वो बूढ़ा नहीं हो रहा, उसका शरीर कमजोर नहीं हो रहा। और घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने बूढ़े माँ बाप को पाल सके, पर उनको भी पेंशन देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और मुझे लगता है जो भी व्यक्ति किसान का अनाज खाता है, उसको इस विषय पर सोचना होगा कि सारे के सारे लोग इकट्ठा हो। वो अगर धरना और आंदोलन करने लगा तो भूखे आप और हम मर जाएंगे। क्योंकि अभी खेती में वो मक्का काट रहा है, मक्का तोड़ रहा है, मक्का की गानी कर रहा है और पानी गिर रहा है और मक्का उसका खराब हो रहा है, जिसको वो फिर बटोरता है, फिर सुखाता है। और उसके बाद अगर वो धरना और आंदोलन करने चला गया, अगर वो नेतृत्व करने चला गया, तो गेहूं की बोनी कौन करेगा, चने की बोनी कौन करेगा, सब्जी की बोनी कौन करेगा, फल का उत्पादन कौन करेगा? और ये जो व्यक्ति कर रहे हैं, हम सब इनके कर्जदार हैं, हर व्यक्ति इनका कर्जदार है। और उनके द्वारा पैदा किए उत्पाद के कारण ही हमारे शरीर में खून बह रहा है। हमको खुद को भी जिस तरीके से बहुजन संवाद ने इस कार्यक्रम को करने का काम किया है, हमें इस चर्चा को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। वो बूढ़ी महिला जो खेती में काम करने का काम करती है, बूढ़े होने के बाद उसको भी पेंशन नहीं मिलने वाली। तो ये जो मानव अधिकार जो है, जितनी चीजें सब लोगों को उपलब्ध है, वो किसानों को उपलब्ध क्यों नहीं है? समर्थन मूल्य पर खरीदी का कानून हम क्या मांग रहे हैं? कम से कम दे दो। पर जैसे पार्ले जी के बिस्किट के ऊपर जो रेट लगा है, वो उसी रेट पर बिकेगा। पर किसान का अगर आपने समर्थन मूल्य पर खरीदी का कानून बना दिया, तो इसमें दिक्कत क्या है? और क्यों सरकार ये करना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि पूंजीपति के हाथ में इस देश की खेती को देना चाहती है, उसको खाद के लिए परेशान। देखिए अभी खेत में परेशान है, धूप अगर पड़ रही है, बरसात अगर है, ठंड है, वो कुछ भी नहीं सोचेगा। और अभी देखिए जब रबी की फसल होगी, रात में 12 बजे पानी बिजली देने का काम करेंगे, जब सारे लोग आराम से अपने घर में रजाई में दुबक कर सोएंगे, तब ये किसान ठंडी ठंड में अपने गेहूं को की फसल को पैदा करने के लिए पानी देने के लिए जाएगा। और ये रात में पानी देंगे, और रात में भी कितने बार बिजली कटेगी कि वो मोटर के पास तक आएगा और फिर वो चालू करेगा, फिर कुछ डालने के लिए खेत कर जाएगा, तब तक लाइट चली जाएगी। तो ये तो मानवता के खिलाफ है कार्य सरकार का। इनके कष्टों के बारे में सोचना, इन बातों को समझना कि ये बहुत ज्यादा कठिन काम है। और हम मांग क्या रहे हैं? हम तो इतने कह रहे भैया कम से कम हमको समर्थन मूल्य पर खरीदी का कानून दे दो। समर्थन मूल्य तो ये बढ़ा देंगे, अभी बोल देंगे गेहूं का हमने तो 175 रुपए बढ़ा दिया, दाल हमने कर दिया 8,700 रुपया। पर मूंग की खरीदी हम देख रहे हैं, चाहे पंजाब हो चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां पर खरीदी तो 4,000-5,000 रुपए से ऊपर में नहीं है। और मजबूरी है किसान की, बेचना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके घर में एक फसल के बाद दूसरी फसल आती है, तो फिर जगह तो उसके गोडाउन तो है नहीं उसके पास, तो वो मजबूरी में औने पौने दाम पर बेचने को तैयार है। कर्ज भी वो अपने साहूकारों से लेकर बैठा है, तो वो साहूकार तो अपना जिसने पहले से उसको बीज के लिए कर दी, वो तो उसकी खेती पर बिल्कुल आके तैयार कि भाई
किसान करे तो क्या करे, औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर है, तो किसान की हालत तो बद से बदतर है। इसलिए आयोग की जरूरत है। एक आपने बना दिया स्वामीनाथन आयोग, और उस आयोग के बाद कितने आयोग बने किसान के मुद्दों को समझने के लिए, किसान की समस्या को समझने के लिए। एक आपने स्वामीनाथन आयोग बनाया, कांग्रेस के सरकार के शासनकाल में उसको बनाया, पर स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन जी की मौत के बाद बेटी का सम्मान करने का काम किया, पर उनके रिपोर्ट को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। पर वो बेटी को हम सलाम करते हैं कि उसने इस बात को कहा कि मेरे पिताजी ने जिन जो रिपोर्ट बनाई है उसको लागू करने का काम सरकार को करना चाहिए, पर सरकार उसको करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हम कांग्रेस की सरकार में भी हमने ये देखा, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासनकाल में भी हम इसी बात को देख रहे हैं कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। मैं मुद्दाई में हूँ। 1998 को किसान ये कहे कि हमारी फसलें नष्ट हुई, हमारे बच्चों को खाने के लिए दाना नहीं है, क्योंकि जो दाना पैदा हुआ है वो काला हो गया, उसे पशु भी नहीं खा रहे हैं। तब तक हमें राशन की दुकान से राशन दे दीजिए, हमारी फसल आएगी, हमको फसल वापस करने का काम करेंगे। बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए पैसा है, जानवर घास लिए घास दे दीजिए, तो किसानों को ये सब कुछ तो नहीं दिया। सीने में गोली जलाई, 24 किसान शहीद हुए, 150 किसानों को गोली लगी, 250 किसानों को फर्जी मुकदमे बनाए गए। वो 3 किसान नेताओं को डॉक्टर सुनीलम सहित आजीवन कारावास की सजा कराने का काम किया। यह सरकार का चेक किसानों के प्रति। जी तिवारी जी। जी आराधना जी, बहुत ही दारुण स्थिति है इस पर। अब हम अंतिम टिप्पणी के लिए चलेंगे अरुण कुमार जी के पास कि सर वेतन आयोग बनता है कर्मचारियों के लिए तो फिर भी कम से कम कुछ भी हो बना है, लेकिन इस बार भी तो कोरा कोरा धोखा दिया गया है। यह जो वेतन आयोग बना है उसको इतने सिक्कों में बांध दिया गया है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर वो कुछ करना भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकता, रिकमेंडेशन तक नहीं कर सकता है। तो ऐसी हालत में लेकिन फिर भी आखिर ये किसानों की इतनी उपेक्षा कैसे चलेगी और हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, और आने वाले दिनों में इसको कैसे देखा जाता है किसानों के हितों को? देखिए आनंद जी, मैं फिर से कहूंगा कि ये कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म एक्सप्लॉयटेशन के आधार पर चलता है, और जितना एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है वो करता है। वो वहां पे कोई मतलब जस्टिस का सेंस नहीं है। जस्टिस वो कैपिटलिज्म का जस्टिस है, वो जो कोई मतलब जस्ट समाज के बनाने की बात नहीं है। तो इसलिए वो कृषक को जबरदस्त एक्सप्लॉइट करता है, जिससे कि वेतन ज्यादा न बढ़े और जिससे कि बिजनेस को फायदा हो। और उसमें जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास है वो भी अपना फायदा देखता है। उनके घर पे नौकर चाकर होते हैं, क्योंकि जब वेतन कम देना पड़ता है तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये कैपिटलिज्म जो है उसको जब तक हम बदलेंगे नहीं, जो कैपिटलिज्म जो ज्यादा वेलफेयर कैपिटलिज्म आए, जो कैपिटलिज्म एक मतलब जस्टिस के सेंस के साथ आए, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये आप देख लीजिए कि वेतन आयोग भी क्या करता है। वेतन आयोग तो सिर्फ जो इन्फ्लेशन है उसको कवर करता है। जैसे कि आपने बताया कि 58% डीए अभी है, तो उसको 58% को उस पर जोड़ देगा, लेकिन जो डीए होता है वो तो बेसिक पे मिलता है, वो डीए के ऊपर तो डीए नहीं मिलता है। और इसीलिए जो तनख्वाह है वो जो इन्फ्लेशन के मुताबिक नहीं चलती है। अब जैसे कि सोदी जी ने बताया कि सीपीआई में प्रॉब्लम है, तो कंज्यूमर बास्केट में प्रॉब्लम है, तो जानबूझ के किया जाता है ना, जिससे कि जो वेतन ज्यादा ना बढ़े, जिससे कि वेतन जो कम रहे। लेकिन फिर भी जो सरकार का मुलाजिम है और जो किसान है उसके बीच की खाई बढ़ती चली जाती है, क्योंकि किसान की हालत तो और बेहतर है। वहां तो 8 करोड़ से 11 करोड़ के बीच में किसान है, उनकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, वो कहीं बार्गेन नहीं कर पाते हैं। अगर वो बार्गेन करते होते तो फिर जो ये आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिलता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिलता है। तो वहां तो सोधी जी ठीक है कि उनको तो प्राइस चाहिए, प्राइस के आधार पे उनको लिविंग वेज मिलना चाहिए।
लेकिन वो तभी संभव है जबकि उनकी ताकत होगी। जिसकी ताकत है वही करवा लेता है। सरकार की मुलाजिम है, उनकी ताकत है, तो इसलिए सरकार को झुकना पड़ता है, चाहे वो कम झुके चाहे ज्यादा झुके, लेकिन झुकती है। जो किसान है उनकी ताकत इसलिए कमजोर है क्योंकि वो असंगठित है और डिवाइडेड है आपस में। उनमें जो वो नहीं है कि उत्तर भारत के किसान, दक्षिण भारत के किसान, पश्चिम भारत के और जो पूर्व भारत के वो किसान, उनके अलग अलग जो डिमांड है। और फिर किसानी में भी अलग अलग डिमांड है। जो कि लैंडलेस लेबरर है उसकी अलग डिमांड है, जो मार्जिनल फार्मर है उसकी अलग डिमांड है, जो मिडिल फार्मर है उसकी अलग डिमांड है। तो इसलिए इतने सारे डिवीजन, ये जब तक कि हम एक कॉन्शियसनेस नहीं क्रिएट करेंगे कि हम वर्कर हैं और हमको वर्कर की तरह बिहेव करना पड़ेगा, तो वर्कर और जो फार्मर है ना, इनके बीच में जब यूनिटी होगी और जब ये एक साथ जो अपना जो करेंगे नेगोशिएशन, तभी जाके कुछ बदलाव आएगा। अगर ये एक साथ नहीं आते हैं, अलग अलग करते हैं, तो सरकार दबा देगी, क्योंकि कैपिटलिस्ट चाहता है कि कैपिटलिस्ट ही है वो जो सरकार को चलाता है। तो जब तक कि ये कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ेगी समाज में, और उसके लिए मेरा मानना है कि जो हमारा संगठित क्षेत्र है उसको पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है वो तो डेफिनेशन से ही असंगठित है, क्योंकि उसको संगठित करना मुश्किल होता है। तो संगठित क्षेत्र के ऊपर बहुत बड़ा एक दायित्व है कि वो असंगठित क्षेत्र में कॉन्शियसनेस क्रिएट करे, उनको मोबिलाइज करे, और जो सिर्फ अपनी वेजेस के बारे में ना सोचे। वेजेस के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक आइडियोलॉजिकल समझ भी होनी चाहिए कि हम भी जब पिसते रहते हैं जब तक कि हमारे जब बेहतरी नहीं होती है। तो जितना दबाव पड़ेगा उससे पब्लिक सर्विसेज बेटर होंगी। आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। अभी तो गांव के स्कूल हैं, वहां पे 5वीं जमात के बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते हैं। वहां पे आप देखें तो स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। ये वजह क्या है? क्योंकि जो हमारे पॉलिसी मेकर है वो अर्बन पॉलिसी मेकर है, उनको गांव की तरफ ध्यान नहीं है। वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेकर है, उनको जो कृषि की तरफ ध्यान नहीं है, वो तो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में लगे हुए रहते हैं। तो इसलिए जब तक ये नीतियां बुनियादी तौर पे क्वेश्चन नहीं की जाएंगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम तो ये देखते हैं कि यह जो हमारी सरकार है विशुद्ध रूप से कारपोरेट की सरकार है, और कारपोरेट हमारी ही हड्डियों का कुछ टुकड़ा हमारे सामने फेंक देती है, और हमारे बीच विभेद होता है। अब हम लोग देखते हैं कि उसको तो अपना इतना लाभ मिल गया, क्या हड्डी चबा रहा है, क्या अपना उसका डाइट बढ़ रहा है, और फल ये होता है कि हम उन्हीं हड्डियों को चबा करके अपने मसूड़ों से जो हमारा खून निकलता है हम उसी में थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन स्थिति ये रहती है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए निहायत ये बहुत हानिकारक है, और हमारा मुंह पक जाता है और फिर हम अपना मर जाते हैं। वही स्थिति है कि इसमें अपना ये इस सरकार का जो वेतन आयोग बनता है, जो भी चीजें हैं वो कोरा कोरा धोखा है, और उसमें भी जो सबसे बड़ी आबादी है उनको किस तरीके से बांट के रखा जाए, इसी में इनकी पूरी पूरी राजनीति चलता है। लेकिन अब ये जरूरी है कि सब लोग मिलकर के संघर्ष करें, और खास करके किसानों की आमदनी का तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा, इनके श्रम का उचित मूल्य देना ही पड़ेगा, इनकी फसल का उनको समुचित मूल्य देना ही पड़ेगा, और नहीं तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद तो हुई है, आने वाले दिनों में बर्बादी की पराकाष्ठा पर चली जाएगी। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये जो वेतन आयोग बना है ये उसकी तो हमारी शुभकामना है, और हम चाहेंगे कि उसमें कुछ अच्छे रिकमेंडेशन हमें इन तमाम बंदिशों के बावजूद भी। आप सारे साथी जुड़े, अपने जितेंद्र सोनी जी, आराधना भारत।